Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on the Hindu analysis 27 दिसंबर 2020। तो आज का जो द हिंदू एनालिसिस है वो संडे का है। देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहली न्यूज़ है, इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द 2025 थिंक टैंक। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिए लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि इंडिया जो है 5वीं सबसे बड़ी कंट्री बन गई है इकोनॉमी वाइज, ठीक है। बट क्या हुआ, इस पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से ये फिर से 6th रैंक पे पहुंच गई है। बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक फिर से ये 5th नंबर पे पहुंच जाएगी, ठीक है, 2025 तक। और जैसे कि 2030 तक ये 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएगी। किसको? जर्मनी एंड जापान को पीछे छोड़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2028 तक, ठीक है, 2028 तक ये चाइना विल बिकम फर्स्ट बाय आउटपेसिंग, मतलब किसको पछाड़ के? यूएस को पीछे पछाड़ देगी। तो दिस इज़ द होल डाटा जो कि एक थिंक टैंक हमारे इंडिया के उन्होंने प्रोवाइड करा है। और इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस वाज द होल न्यूज़। बट देखिए ये जो रैंकिंग बताई जा रही है ना, ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से है। अदरवाइज़ इंडिया जो है वो जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 3rd रैंक पे है, ठीक है। और जो आप गूगल पे सर्च करके देखते होंगे ना, तो वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए पीपीपी का मतलब है सिंपल भाषा में, जो इंडिया की कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स होती हैं, जैसे कि आईएमएफ वगैरह कुछ गुड्स को लेगी, दोनों कंट्री में सिमिलरिटी को चेक करेगी कि इन दोनों कंट्रीज़ की जो करेंसी है, ठीक है, करेंसी की एक यूनिट वो गुड को, मान लीजिए बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर, ठीक है। जैसे कि बर्गर जो है वो $1 का है, ठीक है, अगर आप यूएस से ख़रीदते हो। अगर देखिए आप यूएस में जाते हैं और रुपी के साथ इसको डिनोट करते हैं तो ₹1 = 70। वही बर्गर इंडिया में आपको 49 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ना आपका करेंसी में, मतलब आपका एक यूनिट ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद सकता है इस बर्गर के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो आपको $200 का मिल रहा होगा, कितना हो गया, ठीक है, मान लीजिए 14,000 रुपये का कोई गैजेट मिल रहा है, वही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मान लीजिए लैपटॉप, वही आपको इंडिया में 30,000 का मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें क्या होता है, कोई चीज़ उस करेंसी के हिसाब से उस कंट्री में सस्ती रहेगी और कुछ किसी और कंट्री में महंगी रहेगी। तो इन चीज़ों का एक मीन लेवल लिया जाता है और इस तरह से आईएमएफ वगैरह कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया जाता है, एक कैलकुलेशन करी जाती है और उस पे से क्या करा जाता है, जीडीपी को कन्वर्ट करा जाता है पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? देखिए आपने सुना होगा कि बेस ईयर वगैरह, ठीक है। अब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए इंडिया की जो जीडीपी रही किस ईयर, 2011-12 में कितनी रही, 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 रुपीज़ कैसे रही? मान लीजिए 10 कोई प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उनका जो प्राइस था वो था 10 रुपीज़। अब टोटल कितना रहेगा, 100 रुपीज़, 10 × 10 प्रोडक्ट्स, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। 2011-12 के हिसाब से इतनी रही। अब 2020 में क्या हुआ, वो जो 10 प्रोडक्ट्स थे, आपको क्या लगता है वो उनकी वैल्यू 10 रुपये ही रही होगी इतने सालों में? नहीं, वो आसपास 20 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुके होंगे उनका जो रेट होएगा। तो 10 × 20 = 200 रुपीज़। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जीडीपी आ गई कंट्री।
अरे बट प्रोडक्शन जो हुई है वो प्रोडक्शन तो सेम ही रही, चेंजेस क्या है? ये तो आपका इन्फ्लेशन में चेंजेस है ना, इन्फ्लेशन बढ़ी है और कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2020 में क्या होता, 10 प्रोडक्ट की जगह 20 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और मान लीजिए 20 प्रोडक्ट्स बने हैं और उनका जो इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट है वो पहले ये वाला लेते हैं जो अभी के लिए रेट हो सकता है, तो वो कितना रहेगा 400 रुपीज़, मतलब 400 जीडीपी रहेगी ऑन नॉमिनल बेसिस। नॉमिनल मतलब झूठी, बट अगर हम देखिए एक बेस ईयर लिया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन बहुत अच्छी रही हो, एक अच्छे बेस पे रही हो, तो वो जो जीडीपी को कैलकुलेट करने वाला ईयर होता है वो 2011-12 लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए अब इसको एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन के साथ, तो इंडिया में रियल जीडीपी क्या रही है 20 मल्टीप्लाई बाय उस टाइम पे इन्हीं प्रोडक्ट्स की क्या कीमत थी 10 रुपये, तो 200 रुपये। अब ये सही है, दिस इज़ नाउ रियल जीडीपी, ठीक है। बट जो अभी हम इंडिया 6 नंबर पे है ना, वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं की जाती इसमें। आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे इस टॉपिक को। ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन रिलीजेज फुल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील। देखिए ऐसा है कि ब्रेग्जिट मतलब एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस चला गया। इसके बाद रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के बाद 51% जो यूके के ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने इससे यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने को कहा। तो कहीं ना कहीं हाफ जनता जो थी वो इस एग्जिट नहीं भी होना चाहती थी, ठीक है। बट ये अभी लास्ट फेज़ बचा है, मतलब ट्रांजिशन फेज़ में है एग्जिट होने में, तो उन्होंने एक पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील निकाल दी है, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करा होगा कि कैसे रिलेशन रहेंगे, हम किस तरह से ट्रेड रहेगा हमारा वगैरह वगैरह। देखिए वो कोई पहले तो एक यूनियन उसका पार्ट थे ना, यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, उसमें से अलग अलग तरह के रूल्स थे। अब उससे एग्जिट कर रही है तो क्या क्या नए नया फ्रेमवर्क बनेगा, तो उसी के बारे में बात चल रही है। तो अगर अच्छा आर्टिकल आएगा इस चीज़ के बारे में तो वो वी विल डिस्कस होल एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना जान लीजिए। थर्ड टॉपिक, जल जीवन एड्स 1 लाख वाटर कनेक्शंस, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड एक्चुअली इनिशिएटिव ऑफ आर बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, जिन्होंने देखिए 2014 से, अगर आप देखा जाए 2014 से जो फर्स्ट टर्म रहा 19 तक का, उसमें इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। अभी ये जो जल जीवन है जिसमें ये है कि एम्स टू प्रोवाइड एश्योर टैप हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक, इस टाइमलाइन को याद रखना, 2024 तक क्या मिले, टैप वाटर, मतलब नलके से पानी घर में सप्लाई हो, ठीक है। अभी जो डाटा बताया जा रहा है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने, 19.6 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को फोटो पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 19.06 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं रूरल, ठीक है। उनमें से जो पिछले साल तक जिनके पास कनेक्शन था, टैप वाटर कनेक्शन था, वो थे 3.24 करोड़ जब ये मतलब लॉन्च करी गई थी स्कीम। और याद रखिए 2019 में लॉन्च करी गई है स्कीम, और मतलब 16.98 मतलब 17% के करीब कवरेज था, बट ये डबल हो गया है, ठीक है, 32.3% के आसपास, मतलब 6.616 करोड़ लोग जो हैं उसमें कवर कर लिए गए। और इसमें टॉप किसने करा है, गोवा ने, तेलंगाना दूसरे नंबर पर रहा है। आप इसको फर्स्ट नंबर पे याद रखना। गोवा आपको पता है बहुत छोटी स्टेट है, बट पॉपुलेशन वाइज सबसे सेकंड नंबर पे आई थिंक, है ना। और सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी स्टेट है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम 1975 आपको पता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको एसिमुलेट किया गया था इंडिया में। बट यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को, ऐसा कहा गया है कि जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, विच एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री गेट अश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बाय 2024 हैज़ अचीव 32 पॉइंट ऑफ कवरेज, जैसे हमने पहले बताया। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हर साल हम 3 करोड़ के केसेस के जो टैप अश्योर्ड टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे 3 करोड़ के आसपास, और ऑलमोस्ट 1 लाख
न्यू कनेक्शंस गेटिंग एडेड ओनली ऑन डेली बेसिस, वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा चला। और सबसे अच्छी कमेंडेबल थिंग जो है वो इस कोविड-19 के टाइम पे भी इस चीज़ को जारी रखा और इस चीज़ का घरों घरों तक पहुंचाया गया। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और पिछले जो वो था टॉयलेट वाला सीन, ओपन डेफिकेशन वाला सीन, उसमें 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए भी गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स, ऐसा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अभी इसके बारे में डिस्कस करा कि क्या चैलेंजेस है, मेजर चैलेंजेस टू द इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि क्या बोलता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उन पे फोकस करना इंडिया का, ठीक है। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। अब इसमें देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस करा गया है। देखिए अभी जो सिचुएशन रही है अभी तक क्या रही है, चाइना की तरफ से 3 तरह का चैलेंजेस हमें फेस हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला कोविड-19 पेंडेमिक सबसे बड़ा, ठीक है, और ग्रोइंग कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। चाइना का जो ये देखिए साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया। अब चाइना का क्या फोकस रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस बढ़ता गया है। आप देखते होंगे नेपाल भी थोड़ा उस तरफ खिसकता जा रहा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही है, श्रीलंका के पास ऑलरेडी डेप्ट में है, हम्बनतोता एयरपोर्ट आप सुनते रहे होंगे। फिर यहाँ पे आपका बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। अभी जो आपका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड, वो बोर से भी जाना जाता है। ये 2013 के आसपास चाइना ने इसको क्या सोचा था, इसको लाया गया था, ठीक है। और इंडिया का ये कहना है कि यहाँ पे CPEC भी है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहाँ से ट्रैवल करता है। तो ये इंडिया का कहना है कि ये जो CPEC है हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करता है, क्योंकि ये ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो और ये भी कहता है कि ये जो BRI है ये डेट ट्रैप में फंसाने के लिए है, ताकि वो जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ मतलब बोले, अगर देखिए ना कोई किसी के नीचे दब जाता है तो वो फिर अपने डिसीजन खुद नहीं ना ले पाता, तो फिर इंडिया को यहाँ कहीं ना कहीं से टैकल किया जा रहा है। और जो वन रोड इनिशिएटिव है ना, वन रोड वन बेल्ट, ठीक है, तो ये है यहाँ से यहाँ तक और पानी के रास्ते से यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल पूरा का पूरा लिंक बनाने का है, ठीक है। और लिंक बना के क्या करने का है, अपने आप को स्ट्रेंथन करने का है। ये चाइना का एक इनिशिएटिव। अभी के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ हैज़ इंडिया हेल्प टैकल टू रीजनल कोविड चैलेंजेस। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने अभी तक इस रीजनल कोविड-19 चैलेंज को किस तरह से टैकल करा है। एक्चुअली इन दोनों में चाइना और इंडिया को दोनों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ऐसा हुआ जब इसने कोविड-19 ने हिट करा इंडिया को, पूरी इवन पेंडेमिक तो पूरे वर्ल्ड को हिट करेगा, तो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर US इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। और वर्स्ट हिट की इकोनॉमी इन G20 नेशन, G20 जो सबसे 20 वर्ल्ड की अच्छी इकोनॉमीज़ हैं उनमें उनकी बात करी जाती है G20 के नाम पे, ठीक है। उनमें से सबसे वर्स्ट हिट जो इकोनॉमी हुई है वो इंडिया हुई है। नंबर सेकंड पे केसेस भी आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और क्या हुआ उस टाइम पे, इंडिया ने सार्क की जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक मीटिंग हुई और इंडिया ने $20 मिलियन में से हाफ ऑफ, मतलब नियर बाई $10 मिलियन के आसपास क्या रिलीफ पैकेज देने की बात करी। अब ये सार्क क्या है, सार्क देखो 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था ढाका बांग्लादेश में, बट इसका याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में इस्टेब्लिश तो हुआ बट इसकी जो हेडक्वार्टर है ना वो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। और 8 कंट्रीज़ हैं। 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे मैप के बारे में तो आप इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। पहली है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोऑपरेशन, एक संस्था मानी जाती थी क्योंकि इसमें चाइना कहीं पे भी नहीं है,
ठीक है। बट देखिए ऐसा हुआ 2016 में क्या हुआ था, 2016 में आपको पता है उड़ी अटैक हुआ था। उड़ी अटैक के बाद इंडिया ने बोला कि देखो भाई साहब, और पाकिस्तान में मीटिंग होनी थी सार्क की, ठीक है, तो इंडिया ने उस वहाँ से पुल आउट कर लिया और बाकी बची खुची हुई कंट्री जो थी उन्होंने भी इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। तो उसके बाद ये होल्ड पे है ये जो सार्क, ये जो एसोसिएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया उसमें से हाफ जो पैकेज था वो इंडिया दिया, और इंडिया की मिलिट्री ने जो फूड सप्लाई वाला काम करा, मेडिसिन प्रोवाइड करने का भी काम करा इंडियन मिलिट्री ने, ठीक है। कहाँ पे, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ थी, जो इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, लिटोरल स्टेट्स थी, मतलब जो कि कोस्ट पे रहने वाली, जो भी बाउंड्री को टच करती हैं इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा साथ निभाया, और इंडिया ने वंदे भारत मिशन भी चलाया जिसमें कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनके भी लोगों को लाया गया, और अपने जो लाखों इंडियंस बाहर फंसे हुए थे उनको भी लाया गया है, ठीक है। तो इसमें चाइना ने क्या करा है, चाइना ने भी बहुत कुछ करा है, ठीक है। इंडिया जो रिलीफ पैकेज, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल के साथ मीटिंग्स हुई, रिलीफ एफर्ट्स दिए गए, और ये भी प्रॉमिस करा गया कि आपको क्या दी जाएगी, सिनोवैक वैक्सीन इन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है, और पीपी सूट्स दिए गए, मेडिकल इक्विपमेंट दिए गए, ठीक है। तो एंड गिवन दैट ऑल सार कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया एंड भूटान इस चीज़ का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको BRI का बात बताई है। कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज़ किसी न किसी वे से इस चीज़ से जुड़ चुकी हैं। एंड बीजिंग स्टेप टू प्रोवाइड पार्शियल डेट पेपर्स, ये देखो लोगों को पैसे दिए जा रहा है और बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तुम्हारा लोन भी माफ़ कर दूंगा, जैसे मालदीव और श्रीलंका के साथ कर रहा है। और मैसिव लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर्स का, देखो क्या होता है इन कंट्रीज़ का बाद में, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। डिड द मिलिट्री स्टैंड ऑफ इम्पैक्ट रीजनल टाइज, आपको पता है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक कहीं ना कहीं इंडिया कन्फ्रंट करता है। डोकलाम में इशू हुआ, अभी कहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा है। 20 सोल्जर्स भी हमारे मारे गए, ठीक है, कैजुअलिटीज़ हुई 45 साल में पहली बार, ठीक है। और भूटान का जो साक्तेंग नेचुरल रिजर्व है वो भी चाइना के द्वारा क्लेम करा जाता है। और जो बाउंड्री लाइंस नेपाल के साथ इशू हुआ, और जो नेपाल भी अपना प्रोजेक्ट कहाँ से, हिमालयन रीजन से होते हुए उस तरफ को, कहाँ पे, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से होते हुए इन पोर्ट्स को एक्सेस करना चाहता है नेपाल, ठीक है। कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ती हुई हैं। और नेपाल का भी इशू हो गया, देख लो वहाँ पे काला पानी इशू जो हुआ, ठीक है, जो कुछ नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा और इंडियन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है। अभी तो KP शर्मा ओली जो हैं उन्होंने डिज़ोल्व कर दी है अपनी गवर्नमेंट, देखो वहाँ पे भी क्या होता है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट भी, न्यू डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और शार्प राइज इन LOC वायलेशन, सीज़ फायर वायलेशन 2003 लेवल से भी ज़्यादा अभी हमारी सीज़ फायर वायलेशन हो चुकी हैं पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी बढ़ाता है 2 फ्रंट वॉर का, मतलब यहाँ से पाकिस्तान भी और यहाँ से चाइना भी। तो इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं ये, ठीक है। एंड हाउ हैज़ इंडिया डेल्ट विद 3 pronged चैलेंज, देखिए इस तरह से, नेबरहुड फर्स्ट एंड सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब जो यहाँ पे है ना, ये जो लिटोरल स्टेट है आपकी, कहाँ की, ये जो इंडियन ओशन वाले रीजन की, यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाना है, उनको सेफ़, उनकी अगर कोस्ट सेफ़ रहेंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक पीस वाला इन्वायरमेंट रहेगा, और क्या होगा, ट्रंक्वालिटी बनी रहेगी। तो इस तरह का मॉडल है। वैसे एक्चुअली मोदी जी ने इसको लेआउट करा था एक एक स्पीच के दौरान, बट कोई इसका फॉर्मल वे में कोई डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे कुछ भी इसका सामने नहीं है सागर का, ठीक है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी यही कि अपने इमीडिएट जो आपके नेबर्स हैं उन पे फोकस करना।
strategies as the foreign policy priorities, and COVID-19 एक्सटर्नल मिनिस्टर इन फ्रिक्वेंट टच विद काउंटरपार्ट्स इन द रीजन। ऐसा देखिए, अब जो मोदी जी हैं एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, वो अपने काउंटर पार्ट्स, ठीक है, अभी जैसे वर्चुअल में मीटिंग भी करी गई किसके द्वारा, शेख हसीना आपकी पीएम ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ भी, और जो रेल प्रोजेक्ट है उनको भी पूरा करा गया, आपका रेल लिंक भी लॉन्च करा गया वर्चुअल मीटिंग के द्वारा दोनों लीडर्स के द्वारा, ठीक है। और रिवरिन प्रोजेक्ट्स, फेरी सर्विसेज टू मालदीव्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जा रहा है इंडिया के द्वारा। वाइल आल्सो कंसिडर डेट वेवर रिक्वेस्ट, और नेबर की जो डेट, हाँ जी भाई साहब हमारा डेट इतना है तो इसको माफ़ कर दीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट आई थी नेबर्स के द्वारा हमारे, और उनको भी इंडिया ने माना भी है कहीं ना किसी हद तक, ठीक है। और पहले जो नैरो माइंडेड इंडिया की पॉलिसीज़ रहती थी कि कोई बाहर का कंट्री आके यहाँ पे इन जो हमारी नेबरहुड है वहाँ पे क्या ना करे, कुछ ना कुछ अपने बेसिस क्रिएट ना करे, कोई पार्टनरशिप क्रिएट ना करे, तो उस चीज़ को ब्रॉड करा है क्योंकि चाइना को टैकल करना है, ठीक है। तो यूएस न्यू मिलिट्री डायलॉग विद मालदीव्स चल रहे हैं, ठीक है, और इनकरेजिंग क्वाड पार्टनर्स टू कोलैबोरेट ऑन द सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इन द नेबरहुड। आप आए, क्वाड मतलब 3 कंट्रीज़, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है इंडिया कि आप आओ हमारे नेबरहुड में, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में इनिशिएटिव लो, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं डिस्पाइट द प्रोवोकेशन। इंडिया को इतना प्रोवोक करा गया है, प्रोवोक मतलब उकसाना, बट स्टिल इंडिया वांट टू रिजॉल्व द होल इशू ऑफ लद्दाख स्टैंड ऑफ इन अ डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरली वे। तो ये सब कुछ डिस्कस करा गया है इस आर्टिकल में। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द न्यू कोविड-19 वेरिएंट। अभी आपको पता है यूके में, साउथ इंग्लैंड में क्या हुआ है, एक न्यू स्ट्रेन आया। स्ट्रेन मतलब जो वायरस है उसने अपना नया रूप ले लिया है, ठीक है, ये बात है। अब इसमें कहा गया है कि क्या स्टोरी रही है अभी तक। इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस काउज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब परिवर्तन, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना जीन्स का, जो वायरस का, ठीक है, उसने अपने आप को चेंज करा और नया एक, जिसको हम स्ट्रेन के नाम से, मतलब एक ऐसे मान लीजिए सिंपल भाषा में, पहले ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब ऐसे बन गया वो, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब म्यूटेशन वाज रिपोर्टेड डिफरेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड, हर जगह से ये जो न्यूज़ है बाहर आई है, और दैट सीम्स टू बी 70%, मतलब जैसा कोविड-19 है ना, छींकने से, हाथ लगाने से एक दूसरे के पास फैल जाता है, तो ये 70% और मतलब और जल्दी से फैलने वाला है, ट्रांसमिटेबल एक दूसरे को। समझ पा रहे हो कितना ख़तरनाक है। बट अभी आगे देखिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस द्वारा से लगा दी गई हैं। अब WHO क्या कह रहा है, WHO के चीफ कौन है, टेड्रोस एथेनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। उनका क्या कहना है कि दिस इज़ अ बेसिक फैक्ट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, वायरस इज़ म्यूटेट ओवर टाइम एंड इट इज़ नेचुरल। उनका कहना है कि वायरसेस जो होते हैं समय के हिसाब से परिवर्तन लाते हैं अपने आप में, और ये नेचुरल है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। अब ऐसा है कि इट वॉज ट्रांसमिटेबल वॉज हायर बट देर वॉज नो एविडेंस दैट इट कॉजेज मोर सिवियर। ऐसा कह रहा है कि हाँ ट्रांसमिटेबल है, बहुत जल्दी फैल रहा है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये मोर मतलब कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है। समझ पा रहे हैं, ये जो नया स्ट्रेन आया है। तो देखो ऐसा कह रहा है कि नई स्टडीज़ देखते हैं कि क्या सामने लेके आते हैं। बट ये कहा गया कि वाई डू वायरसेस म्यूटेट, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही गई है। देखिए ऐसा है कि जब एक होस्ट होता है, होस्ट मान लीजिए अगर आपको या किसी को भी, जैसे कि कोविड-19 अटैक करता है, कोरोना वायरस अटैक करता है, तो वो जो वायरस रहेगा ना वो आपके अंदर है, ठीक है। अब वो आपके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट, वायरसेस क्या होता है एक ही तरह के नए अपनी तरह बनाते जाते हैं अंदर जाके होस्ट के अंदर, ठीक है। जब वो बना रहे होते हैं तो आपके एंटीबॉडीज़ कहीं ना कहीं, आप बेशक अच्छे इम्यूनिटी पावर वाले नहीं हो, बट कहीं ना कहीं बॉडी आपकी इम्यूनिटी ट्राई ज़रूर करेगी ना। उसकी वजह से जो रेप्लिकेशन हो रही थी
इसमें वायरस में थोड़ा सा चेंज आएगा ना, वो अलग तरह का बनता जाएगा, वही म्यूटेशन है। समझ पा रहे हो? मीन्स mutation is a part of life cycle of the virus. Once the virus latches on the host, it begins to replicate and make copies of itself, जैसे मैंने अभी बताया. During the process of virus replication, random error arises, 1 or 2 protein molecule changes, ठीक है, and possibly induces the by the human response, immune response mounted by the infected person. Simple भाषा में जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया. The change in the genome structure of the virus can be considered mutation. Not all mutations are significant, but those that affect the virus's ability to survive or replicate are important. ठीक है, जो वायरस की एबिलिटी को क्या कर देती है, ख़त्म करने की कोशिश. मतलब अगर इम्यून पावर आपकी ऐसी है तो ऐसे स्टडी किया जाएगा ना कि जो ह्यूमन ने कौन सी ऐसी चीज़ को, ह्यूमन बॉडी ने कौन सी ऐसी चीज़ को वायरस के सामने लड़ने के लिए लाया जिससे कि वायरस अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग पड़ा. वही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. ठीक है, अभी देखते हैं और इस वायरस में क्या कहा गया कि पीसीआर टेस्ट क्या इसके लिए सही है. तो ऐसा कहा गया कि पीसीआर टेस्ट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ जीन टारगेट्स एंड विल पिक अप दिस वेरिएंट टू. ये भी अगर कोई वेरिएंट आता है ना तो पीसीआर टेस्ट जो किया जाता है ना अभी कोविड-19 के लिए, वो भी सही रहेगा. और लास्ट में क्या कहा गया कि इज़ इट नोन हाउ अ वैक्सीन विल रिएक्ट. देखिए अभी बोला गया है कि इट इज़ अननोन हाउ वी कैन से राइट नाउ न्यू वेरिएंट्स एंड न्यू वेरिएंट इज़ इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द वैक्सीन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अननोन. ठीक है, एंड हाउ ऐसा कहा गया कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ सिंपली बाय फॉलोइंग द ओरिजिनल एडवाइस ऑफ द कोविड-19 हाइजीन. मास्क लगाएं रेगुलरली, हर मतलब जब भी आप बाहर से आते हैं कहीं आपके हाथ लगते हैं तो उनको धोइए, सैनिटाइज़र लगाइए, पब्लिक जब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए. बस यही चीज़ें हैं. ठीक है, और अभी के लिए आज के लिए इतना ही. और लास्ट संडे है आज 2020 का. बहुत दुखद साल रहा है, बहुत सा समय अपने घरों में बिताया हमने, तो ये आज का लास्ट संडे था. वैसे इस आपके ईयर में 2020 में संडे जो शब्द है उसका मतलब भूल चुके हैं हम. ठीक है, तो स्टिल होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट ईयर आपका लिए बहुत अच्छा से आए और जो नेक्स्ट संडे हो वो अच्छे से आपके खुशियाँ लाए. ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं. नॉलेज शेयर इसको नॉलेज केयर. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड.